हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 9 तक देख लिया था, जो कि है ऑरल ट्रांसफ़र। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जनरल रूल्स देख रहे थे जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। पहला है रिस्ट्रेंट्स ऑन एलियनेशन। एलियनेशन मतलब किसी चीज़ से पार्ट करना, किसी चीज़ से दूर जाना, एक तरीके से तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना। तो अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर कुछ रोक टोक लगा सकते हैं कि जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये उससे डील करता है। तो सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 18 तक इस कॉन्सेप्ट से डील करते हैं कि एलियनेशन, जब हम प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर क्या क्या जनरल रूल्स होते हैं और क्या क्या हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है कि वेल्थ शुड बी इन फ्री सर्कुलेशन। तो बाय लॉ भी ये होना चाहिए कि कोई रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है जो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है वो परमिसेबल नहीं है, लेकिन पार्शियल रेस्ट्रेंट परमिसेबल है। पॉलिसी ऑफ लॉ भी ये कहती है कि पूरा फ्रीडम होना चाहिए एलिनेट करने के लिए, प्रॉपर्टी को पूरा ट्रांसफ़र करने के लिए पूरा फ्रीडम होना चाहिए, ऐसे उस पर कोई रेस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल भी है एलिनातियो रे प्रफ्यूतर जूरी एक्रेसेंदी, जिसका मतलब है लॉ प्रेफर्स एलियनेशन टू एक्यूमुलेशन। कि जो लॉ है वो प्रेफर करता है कि कोई इंसान एक प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट ना कर ले और उसका फ्री ट्रांसफ़र रहे। अब हम देखते हैं सेक्शन 10, जो कि है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन का मतलब है कि जो ट्रांसफरर है वो कंडीशन लगाता है ट्रांसफरी पे और उसको रिस्ट्रेन करता है कि वो प्रॉपर्टी एलिनेट मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये ट्रांसफरी पे लगता है कंडीशन और ट्रांसफर लगाता है। अब सेक्शन पढ़ते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी। तो इसमें एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर देता है ट्रांसफरी को एक कंडीशन लगा के ट्रांसफरर। ये एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग को वर्ड को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। कि वो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर देता है ट्रांसफरी को कि तुम पार्ट नहीं कर सकते या फिर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते अपना इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में, मतलब उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते। द कंडीशन और लिमिटेशन इज़ वॉइड। तो अगर ट्रांसफ़र ऐसी कोई लिमिटेशन लगाता है तो वो एकदम वॉइड है और इलीगल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि मैं तुमको प्रॉपर्टी दे तो रहा हूँ, ये तुमको बेच रहा हूँ, लेकिन ये कंडीशन के साथ बेच रहा हूँ कि तुम आगे इस प्रॉपर्टी को किसी को भी नहीं बेच सकते। तो उसने उसको एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर दिया कि आगे वो प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं बेच सकता। तो ये जो इसने ए ने बी को रिस्ट्रेन करा है ये वॉइड है और ये वैलिड नहीं है। तो इसका एक्सेप्शन है लीज। लीज इसलिए है क्योंकि जब हम किसी को प्रॉपर्टी लीज पे देते हैं तो मतलब किराए पर देते हैं, और हम उसको किराए पर देंगे तो फिर हम जब प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रहे हैं तो हमारा उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और ओनर तो हम ही है उस प्रॉपर्टी के, तो अपने लीज पर दिए है वो। और अगर हम उस पर फिर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि वो हमारी परमिशन के बिना हम उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि वो और किसी को नहीं दे सकता। तो लीज इसका एक्सेप्शन है, उसमें हम एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि वो एलिनेट नहीं कर सकता। अब इसका एक प्रोविजन है, वो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वुमेन। अगर किसी प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र की है फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वुमेन जो कि ना हिंदू है, ना मोहम्मदन है, ना बुद्धिस्ट है, तो सो डेट शी विल नॉट है शैल नॉट हैव पावर ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफ़र और चार्ज द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयर। तो ड्यूरिंग हर मैरिज अगर किसी प्रॉपर्टी वुमेन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है तो ड्यूरिंग हर मैरिज उसके पास पावर नहीं है कि वो ट्रांसफ़र कर पाए। तो ये एक इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि वुमेन जो कि ना हिंदू है, ना मोहम्मदन है, ना बुद्धिस्ट है, ड्यूरिंग हर मैरिज उसके पास पावर नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर पाए या ट्रांसफ़र कर पाए। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ही क्यों वर्ड है, पार्शियल रिस्ट्रेंट क्यों नहीं वर्ड है। यहाँ पे हमने देखा था ना एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग है अगर तो वर्ड है। तो देखते हैं। तो अगर देखा जाए
कि जो पावर ऑफ एलिनिएशन होती है, पावर ऑफ ट्रांसफ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो कि प्रॉपर्टी के साथ आता है। जो हमने देखा था ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ हमने देखे थे 4 राइट आते हैं, उसमें से एक होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट। तो इस पे फिर भी पार्शियल रिस्ट्रेंट क्यों अलाउड है, हम ये देखते हैं। और ये अगेंस्ट द पब्लिक ऑफ लॉ भी है कि हम खुद तो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन उनको प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो अपना जो बेसिक राइट है वो अपना एक्सरसाइज ना कर पाए। तो ये जो होता है ये इस वजह से होता है क्योंकि जो ट्रांसफरर होता है उसके भी तो कुछ राइट होते हैं ना, कि जो ट्रांसफरर है जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसके भी कुछ राइट है, वो भी रेस्ट्रेंट्स लगा सकता है, और जो ट्रांसफरी है उसके भी कुछ राइट है। तो इनके बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो उसमें बैलेंस बनाने के चक्कर में पार्शियल रेस्ट्रेंट अलाउड है। अब फॉर एग्जांपल जो ट्रांसफरर है ये इसको प्रॉपर्टी देता है और कहता है कि अब इसके राइट्स हैं, ये इस पे अपने रेस्ट्रेंट्स लगा सकता है। और फिर ये कहता है कि आप तू किसी और को प्रॉपर्टी तो बेच सकता है, लेकिन बस सी को मत प्रॉपर्टी भेजियो क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। तो ये एक तरीके से पार्शियल रेस्ट्रेंट हो गया इसके प्रॉपर्टी पे कि ये जो बंदा है किसी को भी प्रॉपर्टी बेच सकता है लेकिन सी को नहीं बेच सकता। तो ये इसका राइट है कि ये अपने कुछ रिस्ट्रिक्ट लगा सकता है जब तक कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, और पार्शियल है तो वो चलेगा। देयरफॉर अ बैलेंस इज स्ट्रक बिटवीन देम अलाउइंग द ट्रांसफरर टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन एनी वे ही सीज फिट, जैसे ट्रांसफर को सही लगता है, इंक्लूडिंग विद द कंडीशंस एंड लिमिटेशन ही सीज फिट, एंड देयर बिंग नो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट ऑन द ट्रांसफरी फ्रॉम एक्सरसाइज इन द फ्यूचर इज राइट टू एलिनेट और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो इस वजह से हमको बीच का एक रास्ता निकालते हैं, हम बी का बैलेंस बना के बीच का, जो कि है पार्शियल रेस्ट्रेंट, ताकि ये भी अपने राइट एक्सरसाइज कर पाए और ये भी अपने राइट एक्सरसाइज कर पाए। तो जो पार्शियल रेस्ट्रेंट्स है वो परमिसेबल है, लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट्स परमिसेबल नहीं है। और जो पार्शियल या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है वो डिसाइड होगा कंटेंट्स ऑफ द डीड, मतलब जो सेल डीड या कोई सी भी डीड होगी उसके कंटेंट से फैक्ट्स टू फैक्ट्स हर केस पे डिसाइड होगा कि ये पार्शियल कंस्ट्रेंट है या फिर एब्सोल्यूट है। तो इसका एक एग्जांपल है, अगर ट्रांसफरर ने कंडीशन लगा दी है कि ट्रांसफररी 3 साल तक वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है, या फिर दूसरी एक ऐसी कंडीशन लगा दी है कि ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर फैमिली के लोगों को नहीं बेचेगा, तो ये सब पार्शियल रेस्ट्रेंट्स और ये सब अलाउड है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। तो इसमें इसके एग्जांपल है एन एग्रीमेंट प्रिवेंटिंग द ट्रांसफरी फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी टू एनीवन एक्सेप्ट टू द ट्रांसफर और हिज हेयर्स, कि एक अग्रीमेंट है कि जो ट्रांसफरी है वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बस जो ट्रांसफरर है उसके एयर्स को, उसके वारिस को ही कर सकता है। और डेट टू डेट दे आर विलिंग टू बाई इट फॉर अ फिक्स प्राइस, और प्राइस भी ट्रांसफररी के जो एयर्स हैं या फिर ट्रांसफरर है वो ही डिसाइड करेंगे। तो ये जो है ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है और ये परमिसेबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफरी के साथ वो हो रहा है ना, इसमें अन्याय हो रहा है। लेकिन अगर एक बंदा है ए और बी, उसमें ए सेल्स प्रॉपर्टी टू बी and B executes an independent separate agreement that if he wanted to sell the property he would only sell it to A, such an agreement would be valid। तो A B में A ने कुछ नहीं कहा, लेकिन B ने खुद ही कह दिया कि अगर मैं कभी प्रॉपर्टी अपनी सेल करूँगा तो मैं A को ही करूँगा, तो ये वैलिड है, क्योंकि A कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज कर रहा है अपना बेचते हुए, लेकिन B अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन खुद लगा रहा है, तो ये वैलिड है। और लेकिन मेरे को रियल लाइफ में लगता नहीं ऐसा कोई खुद क्यों करेगा। तो हमने देखा भी सेक्शन 10 और 12 दो एक्सेप्शन देते हैं। 12 अभी हम पढ़ेंगे कि एक तो लेसर्स में एक्सेप्शन जब ही है जब वो बेनिफिट फॉर द लेसर्स है। अगर बेनिफिट द लेसर्स नहीं है, इफ़ इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर्स, तो वो एक्सेप्शन वैलिड है। और दूसरा है इन केस ऑफ मैरिड वुमेन, जो कि बुद्धिस्ट, हिंदू या मुस्लिम नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 और सेक्शन 10 साथ में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि दोनों ही पावर्स ऑफ एलियनेशन पे रेस्ट्रेंट लगाता है। तो देखते हैं अब सेक्शन 12 क्या कहता है। सेक्शन 12 कहता है कि वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन, कि अगर कहीं भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है और वहाँ पे कंडीशन या फिर लिमिटेशन ये है कि जो भी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हुआ है वो सीज हो जाएगा अगर वो जो ट्रांसफ़र है वो इंसॉल्वेंट, बोले तो बैंकरप्ट वगैरह अगर हो जाता है, तो जो भी इंटरेस्ट वहाँ पे उसका क्रिएट किया गया है वो सीज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसी कोई भी कंडीशन और लिमिटेशन एकदम वॉइड है।
सेक्शन 10 में हमने देखा था कि अगर कोई भी एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करता है किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए तो वो वॉइड है। और सेक्शन 12 में अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाता है कि उसके इंसॉल्वेंट होने पर वो जो सीज हो जाएगा उसका सारा इंटरेस्ट, तो वो ऐसी कंडीशन भी वॉइड है। इसके भी प्रोविज़न में वो एक्सेप्शन है कि जो भी सेक्शन में बोला गया है, जो कंडीशन है वो लीज़ के मैटर में अप्लाई नहीं करेगी अगर वो बेनिफिट ऑफ द लेसर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 31 जो कि कहता है कि जो ट्रांसफ़र पर सर्टेन कंडीशंस लगाई जा सकती हैं जो कि एक्ट करेंगी अकॉर्डिंगली अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि जो कंडीशन होती है, जैसे इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं आपको फिर वैलिड कंडीशंस के बारे में आइडिया हो जाएगा। इसमें ए ट्रांसफ़र करता है बी को फार्म उसकी ज़िंदगी के लिए, लेकिन उसमें वो कंडीशन लगाता है कि अगर वो सर्टेन टाइप ऑफ वुड को कट करेगा तो जो ट्रांसफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। और बी ने फिर वो वाली वुड को कट कर दिया और जो वो ट्रांसफ़र था और वो जो लाइफ इंटरेस्ट था वो उस प्रॉपर्टी में बी का ख़त्म हो गया और ए को वो प्रॉपर्टी वापस मिल गई। तो सेक्शन 31 हमें बताते हैं कंडीशंस दैट ट्रांसफ़र शेल सीज टू हैव इफेक्ट, जो ट्रांसफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा इन केस ऑफ स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाई कराए कंडीशन में अनसर्टेन इवेंट हैपन्स और डज नॉट हैपन। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 32 जो कि कहता है सच कंडीशन मस्ट नॉट बी इनवैलिड। तो ये सेक्शन सिंपली यही कहता है अगर आप कोई भी कंडीशन लगाते हो इंटरेस्ट के सीज होने के लिए, इंटरेस्ट ख़त्म होने के लिए ट्रांसफ़र में, तो जो कंडीशन होनी चाहिए वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। इन द आइज़ ऑफ लॉ इलीगल नहीं होने चाहिए। तो क्या कंडीशन इनवैलिड है और क्या वैलिड है वो है सेक्शन 25 में डील करा गया है जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हमने टोटल 4 सेक्शन देख लिए, उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 10 जो कि बताता है कि जो तुम एलिनेशन पर रिस्ट्रेंट तो लगा सकते हो लेकिन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते, उसमें तुम पार्शियल रिस्ट्रेंट ही लगा सकते हो। फिर हमने देखा सेक्शन 12 जो कि कहता है कि अगर तुम ऐसा कोई कंडीशन या लिमिटेशन लगाते हो कि जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा उसके इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट होने पे, तो ये कंडीशन इनवैलिड है और इलीगल है, वॉइड है। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन देखे। फिर हमने देखा सेक्शन 31 जो कि बताता है कुछ कंडीशंस जो कि वैलिड है, जिसके इलस्ट्रेशन भी हमने देखे। ये बताता है कि कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती हैं इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए अगर कोई स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट होता है या फिर नहीं होता। तो इसमें हमने देखा था इलस्ट्रेशन में किसका एग्जांपल। और फिर लास्ट में हमने देखा सेक्शन 34 कि जो कंडीशन हम लगाएंगे सेक्शन 31 में वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए इन द आइज़ ऑफ लॉ, जो कि सेक्शन 25 में डील करा गया है, जो कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।